अभी रिसेंटली कोरोना की वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन रिसेंटली 4-5 साल अगर हम लोग देखें तो आईटी इंडस्ट्री में या बाकी इवन ऑटोमोबाइल में कुछ हद तक ऐसे हो रहा है कि ले ऑफ जो है या फोर्स वीआरएस इनका परसेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली फोर्सफुली रिटायर्ड होना पड़ता है। और दूसरा क्या हो रहा है कि जिन लोगों को ये लोग रिटायर कर रहे हैं या जिन लोगों को वीआरएस कर रहे हैं उन लोगों का मार्केट एम्प्लॉयबिलिटी भी कम होता है, क्योंकि वो एक सर्टन एज ग्रुप के होते हैं। जैसे कि अगर 55 में आपको वीआरएस दी जाए तो आपका मार्केटेबिलिटी जो है, आपका जॉब एम्प्लॉयबिलिटी वो कम हो जाता है। इनफैक्ट आपकी स्किल्स का मार्केटेबिलिटी कम है या फिर एम्प्लॉयबिलिटी कम है, इसीलिए कई बार एक्चुअली ऐसे होता है कि फोर्सफुली वीआरएस दी जाती है, फोर्सफुली रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो आज हम लोग देखने वाले कि अगर आप फोर्सफुली या आपको विद द सिचुएशन आप रिटायरमेंट के करीब के एज में अगर आपकी जॉब चली जाए तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करके उनको भी हेल्प कर सकते हैं तो इसे शेयर भी कर देना। तो चलिए देखते हैं कि क्लोज टू रिटायरमेंट अगर ले ऑफ हो जाए तो क्या आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई आदमी क्लोज टू रिटायरमेंट एज में ले ऑफ हो जाता है तो वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। ये जो साइकोलॉजिकल शॉक जो है वो बेयर कर नहीं पाता है और थोड़ा अनसर्टेनिटी फील करता है। हर बार इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत सबकी होती है ऐसा नहीं है। कभी कभी बार तो मुझे कुछ लोग जो मुझे मेरे बैचमेंट से या बात करने के लिए आते हैं उनका तो ले ऑफ हुआ भी नहीं है, होने वाला है करके वो सोचना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि जब आप पैनिक सिचुएशन में अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो 99% आप रॉन्ग डिसीजन लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले तो एक काम करना कि आप डिसीजन जो है रॉन्ग एक्शन इमोशंस के अंडर मत लेना। लगभग मैं कहूँगा कि आप कोई भी डिसीजन अंडर इमोशन मत लेना। दूसरा, सबसे पहले क्या कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या हुआ था कि आप एक एम्प्लॉयर के पास थे, आप कंपनी में काम कर रहे थे, क्यों तो कंपनी का जो एक अम्ब्रेला इंश्योरेंस था वो आपको, आपके फैमिली को और आपके पेरेंट्स को भी था। तो अगर आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो सबसे पहले आपको आपके फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप जॉब में नहीं है, आपका सैलरी नहीं चल रहा है और अगर आपको हेल्थ पे खर्चा करना पड़ जाए तो उसका इम्पैक्ट जो है या फिर उसकी आपके फाइनेंस पे उसका डेंट जो है वो काफ़ी तगड़ा बैठ सकता है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। नेक्स्ट स्टेप, आपको क्या करना है, तो आपको पहले आपका एक असेट्स और लायबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। असेट में आपके पास जो जो प्रॉपर्टीज़ है उसका मार्केट वैल्यू लिख दो या फिर मार्केट फेयर वैल्यू लिख दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका अगर फ्लैट है, आप सोचते 1.5 करोड़ आने वाले, आप बेचने जाओ 1.25 करोड़ भी नहीं आते। तो एक फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो करके आप अपना असेट लिखो। उसके बाद आप लायबिलिटी लिखो। लायबिलिटी में सपोज टू भी आपका अगर लोन है तो लोन लिखिए, या फिर आपके ऊपर दूसरी कोई फिनेंशियल लायबिलिटी की जिसको आपको अटेंड करना ही है तो वो लिखिए। जैसे अगर आपके बच्चों का एजुकेशन है या फिर कोई बड़े खर्चे है तो उसको भी लिखिए। और फिर आप असेट और लायबिलिटी ये प्रिपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो असेट लायबिलिटी करना बहुत ज़रूरी है।
तीसरी चीज़, अभी आपको क्या करना है कि आपको किसी भी, अगर आप जॉब शुरू कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, आपको या इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसमें एक बात ख्याल में रखना है कि कम से कम आपको आपका 1 साल का जो घर खर्च है वो आपको इमरजेंसी फंड करके साइड में रखना है। तो आपको क्या होगा कि अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको समझो 5-6 महीने लग जाए तो भी आपका जो हाउस घर है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। या फिर आप कुछ नया एक्टिविटी करने की सोच रहे, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको भी साल भर का टाइम लग सकता है एक लेवल पे पहुंचने के लिए, या आपको एक ठीक ठाक रिटर्न उसमें से वहाँ से इनकम आने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 1 साल का जो आपका घर का खर्चा है वो आपको साइड में करके रखना है। अगर कुछ लोगों का ऐसे होता है कि ले ऑफ हो जाता है लेकिन उनके पास सफिशिएंट पैसा होता है या प्रॉपर्टी होती है या रेंट आते हुए रहता है, तो उनको उतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी वैसी कंडीशन नहीं है तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ऐसा एक्टिविटी, बिजनेस बोलिए या कुछ भी बोलिए, ढूंढना है कि जिसमें से आपका जो घर खर्च है उतना रेवेन्यू निकाल पाए। अभी यहाँ पे एक बात सोच लेना कि आप अगर 50s के करीब है या 55 के करीब है, आप ले ऑफ है, तो कृपया करके आप कैपिटल सेंट्रिक बिजनेस मत शुरू करना। उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप जॉब नहीं मिल पा रहा है आपको, आपके एज क्राइटेरिया या फिर आपकी टेक्निकल स्किल्स जो है वो एब्सोल्यूट होने की वजह से, तो आपको बिजनेस शुरू करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्रेसिवली बिजनेस करने का सोचना थोड़ा रिस्की हो सकता है, या फिर कैपिटल सेंट्रिक बिजनेस करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। क्योंकि आपने जो कलेक्ट कैपिटल किया है, जो भी पैसा बनाया है, ये ओवर द पीरियड ईयर बनाया है, और आप आगे यहाँ से आगे आपको इतना पैसा अकेले बनाना पॉसिबल होगा या नहीं वो कह नहीं सकते। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सेफ अप्रोच लेना है। आपको रिस्क और कैपिटल बेस्ड जो बिजनेस है वो नहीं करना है, आपको सेफ एम्प्लॉयमेंट और सेफ बिजनेस ढूंढना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आपका खुद का फाइनेंशियल प्लान ठीक से पेपर पर करना है। अभी क्या होता है, जब आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपको रिटायरमेंट पे कितना पैसा लगेगा, आपको उसके बाद उसके रिटर्न से आप कैसे आपका रिटायरमेंट प्लान करोगे, या फिर बाकी जो आपके एक्सपेंसेस है वो आप कैसे मीट करने वाले हो, ये सब आपको आपके फाइनेंशियल प्लान से समझ में आते हैं। फाइनेंशियल प्लान जब बनता है तो आपको आपका पूरा के पूरा जो फाइनेंशियल हेल्थ है आपका, वो आपको ब्लैक एंड वाइट में नज़र आता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपके दिमाग में खाली होता है, वो हाफ कैलकुलेशन होता है, वो आपको ठीक से नहीं समझ पाता है। और दूसरा क्या होता है, जब आप फाइनेंशियल प्लान बनाते हो तो पूरा फैमिली बैठ के प्लान बनाना, ताकि आपकी बेटर हाफ या आपके बच्चों को हर कोई इस प्लान में इन्वॉल्व चाहिए, तो उनको पूरी क्लैरिटी होती है कि आप फाइनेंशियली कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट, प्लान बनाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको प्लान का रिव्यू करना। क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ये सेम सालों साल नहीं रहती है, उसमें चेंजेस आते हुए रहते हैं। तो आपको वो जो चेंजेस है उनको आपके फाइनेंशियल प्लान में अकोमोडेट करना है। तो वो अकोमोडेट करने के लिए फाइनेंशियल प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये रिकरिंग एक्टिविटी है जो आपको हर साल करनी ज़रूरी है। तो आपको हर साल बैठ के वो फाइनेंशियल प्लान रिव्यू करना है कि हमने जो प्लान किया था वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, या कुछ रिमूव करने की ज़रूरत है। या फिर कभी कभी क्या होता है, हम लोग 6% से इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके प्लान बना देते हैं, एक्चुअल जो रियलिस्टिक इन्फ्लेशन है वो 9% के करीब है। तो आपने जो एंटिसिपेट किया था एक्सपेंस, उससे आपका एक्सपेंस 2-4% ऊपर हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करो तो आपको नया जो आपका जो एक्सपीरियंस है इन्फ्लेशन का, उसको कंसीडर करके प्लान बनाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको आपका प्लान पीरियोडिकली रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए कि भगवान करे किसी के साथ यह न हो, लेकिन ये बहुत नॉर्मल प्रोसीजर भी अभी कई सालों से चल रही है कि, और ये कोरोना की वजह से तो ले ऑफ का परसेंट भी ज़्यादा है। और नॉर्मली क्या होता है कि ले ऑफ करते वक्त जो ऊपर का जो लेयर है उन लोगों में, और क्लोज टू जो रिटायर्ड लोग हैं उनमें भी ले ऑफ का परसेंट काफ़ी हाई है, और ये लोग फिर एकदम से कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। इसमें मैंने आपको पूरे के पूरे अप्रोच कैसा होना चाहिए बताया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं जितना जल्दी हो सके दूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबा देना। उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, और आपको अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए बेनिफिशियल हो सकती है तो उनको शेयर भी कर देना। थैंक यू।